हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजना यादव एंड वेलकम टू हिस्ट्री हब। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th की हिस्ट्री के चैप्टर 9 की, जिसका नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। जो आपकी बुक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 है, उसका एक चैप्टर है 9th चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर है। ये आपके टर्म 2 एग्जाम में आने वाला है। जो आपके एग्जाम में आने वाला है टर्म 2 में, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको इसको अच्छे से समझना है। बेसिकली अब इसका नाम जो है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स है, तो किंग्स में कौन से किंग्स की बात कर रहा है, इस चैप्टर में कौन से किंग्स की बात की गई है। तो हम इस चैप्टर में द मुगल कोर्ट 16 से 17 सेंचुरी तक के जो मुगल एम्पायर है, पूरा मुगल कोर्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको द मुगल एंड देयर एम्पायर्स, द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स, द पेंटेड इमेजेस, द अकबरनामा एंड द बादशाहनामा, द आइडल किंगडम्स, capitals and courts, the imperial households, the imperial officials beyond the frontiers, questioning formal religions, timelines, and some major Mughal chronicles and memoirs. ठीक है, तो ये सारे जो सब टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में दिए हुए हैं, जिसको हम वन बाय वन हम अपने लेक्चर्स के थ्रू समझेंगे, जिसमें आपको काफी हेल्प होगी आपके एग्जाम में। ठीक है, टर्म 2 के एग्जाम में काफी हेल्प होगी। तो आज हम अपने इस लेक्चर में सिर्फ मुगल्स और उसके जो एम्पायर है, एम्परर्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, यानी कि मुगल जो है एम्पायर कैसे स्टैब्लिश हुआ, कौन कौन से रूलर्स आए, कहाँ से इसका कैसा स्ट्रक्चर था, इन सब चीजों के बारे में हमने अपने इस लेक्चर में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि किंग्स एंड क्रॉनिकल्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, दिस लेसन प्रोवाइड्स द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द मुगल कोर्ट, इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, रूल्स, हाउसहोल्ड्स, ऑफिशियल्स, रिलीजन्स एक्सेट्रा थ्रू डिफरेंट सोर्सेस। हम अलग अलग सोर्सेस से इनके मुगल कोर्ट के बारे में, ठीक है, कि इनका दरबार कैसा था, इनका दरबार था तो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, कैसे रूल्स रेगुलेशंस थे, कैसे इनके हाउस होल्ड होते थे, कैसे ऑफिशियल्स वर्क करते थे ये लोग, इनका रिलीजन कैसा था, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे चैप्टर में। ठीक है, तो द मुगल किंग्स कमीशन्ड कोर्ट हिस्टोरियंस टू राइट अकाउंट ऑफ देयर अचीवमेंट्स एंड इवेंट्स। तो जो मुगल किंग जो थे वो क्या करते थे, अपने कोर्ट में, अपने दरबार में किसको अपॉइंट करते थे, वो अपने दरबार में बेसिकली किसको, हिस्टोरियंस को अपॉइंट करते थे, इतिहासकारों को अपॉइंट करते थे। किस लिए? अपने अचीवमेंट और अपने इवेंट्स को लिखने के लिए। किस लिए? अपने अचीवमेंट्स और इवेंट्स को लिखने के लिए, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके बारे में उन्हें पता चल सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते थे ये लोग, अपने अचीवमेंट्स के लिए क्या करते थे, हिस्टोरियंस को, कमीशन को क्या करते थे, अपॉइंट करते थे। ठीक है, फिर आता है कि इसी वजह से मॉडर्न हिस्टोरियंस ने टर्म दोज अकाउंट्स एज क्रॉनिकल्स बिकॉज दीज अकाउंट्स गिव इंफॉर्मेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसी वजह से जो आधुनिक इतिहासकार है, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका नाम जो है क्या कर दिया, इसको क्या कर लिया, क्रॉनिकल्स रख दिया। क्रॉनिकल्स का मतलब होता है एक क्रम अनुसार, एक क्रम अनुसार, बिकॉज एक हमको क्या बताएगा, वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताएगा। क्या बताएगा? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताएगा कि इसके बाद कौन आया या इससे पहले कौन था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो आपका मुगल एम्पायर है उसकी स्थापना किसने की, उसकी स्थापना की आपकी बाबर ने। ठीक, उसके बाद आया उसका बेटा हुमायूं। देन हुमायूं के बाद द फेमस कौन आया, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, अकबर। ठीक है, कौन आया? अकबर। अब अगर यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही नहीं रहेगा तो हमें क्या पता चलेगा कि भैया मुगल जो एम्पायर है उसकी स्थापना बाबर ने की थी या अकबर ने की थी। आप तो कह देंगे अकबर ने की थी, तो कहीं ना कहीं तो ये अकाउंट, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, तभी तो हमें पता चला ना कि इससे पहले ये था। तो इसी वजह से मॉडर्न हिस्टोरियंस ने क्या किया, उनके अकाउंट्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के थ्रू उसका नाम क्या कर दिया, क्रॉनिकल्स कर दिया। उसको क्या बोल दिया?
क्रॉनिकल्स बोल दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस क्रॉनिकल की इंपॉर्टेंस क्या है। इस क्रॉनिकल्स की, इस जो है इतिवृत्ति जिसको बोला जाता है हिंदी में, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि क्रॉनिकल्स आर indispensable sources for any scholar wishing to write a history of Mughals। ठीक है, हमें क्या है कि ये क्या है हमारे लिए, इस इंडिस्पेंसिबल है, क्योंकि इसको क्या होता है, अगर हमें किसी भी मुगल्स की हिस्ट्री लिखनी है, किसी भी मुगल शासक की हिस्ट्री लिखनी है, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि अच्छा इस टाइम पीरियड पे ये शासक था और इसके ये काम थे, तो हम उस काल से उस शासन के बारे में, शासक के बारे में लिख सकते हैं। और ये क्या करती है, हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है मुगल स्टेट के बारे में, मुगल स्टेट के बारे में। These chronicles were intended as conveyor of meaning that the Mughal rulers sought to impose on their domains। तो इससे क्या पता चलता है, इससे हम उनके डोमिनियन सिस्टम के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, पता लगा सकते हैं। समझ गए आप कि क्रॉनिकल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर आता है, अब हम स्टार्ट करते हैं मुगल और उनके एम्पायर के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली ये मुगल थे कौन, ये मुगल थे कौन। आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, ये सारे मुगल्स हैं, ये सारे मुगल एम्परर हैं। ठीक है, जिनको हम अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये जो है, ये आपको चाइनीज बंदा दिख रहा है ना, ये कौन है, ये है आपका बाबर, ये है आपका बाबर। फिर ये आपके आते हैं दूसरे नंबर पे हुमायूं, फिर आते हैं आपकी ये इंडियन लुक में कौन, अकबर। उसके बाद ये जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, और आखिर में ये लास्ट दाढ़ी वाला बाबर जो आपको दिखता है, ये कौन है, ये है आपका औरंगजेब, ये है आपका अंतिम रूलर औरंगजेब। तो स्टार्ट करते हैं हमारी मुगलों की कहानी, जो शुरू होती है मुगल वर्ड से। तो जो मुगल वर्ड है, द नेम इज मुगल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मंगोल। जो मुगल वर्ड है वो किससे ड्राइव हुआ है, वो आपका हुआ है मंगोल वर्ड से। वो किससे ड्राइव हुआ है, मंगोल वर्ड से। लेकिन जो मुगल डायनेस्टी के लोग थे, वो अपने आप को मुगल या मंगोल बुलाना क्या है, पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि ये जो मंगोल थे वो कौन थे, ये बहुत ही बर्बर थे, बहुत ही बार्बरिक होर्ड्स थे। ठीक है, बहुत ही कट्टर थे, बहुत ही क्रूर थे। इसी वजह से ये लोग अपने आप को क्या, मंगोलों से जो है नहीं वो करते, कन्वर्ट नहीं करते हैं, उनका जो है वंशज नहीं मानते हैं। ये लोग अपने आप को हमेशा किसका वंशज मानते हैं, किसके डिसेंडेंट्स मानते हैं, टेमुरिड्स के। द मुगल ऑलवेज रेफर्ड टू देमसेल्फ एज टेमुरिड्स। किसके डिसेंडेंट्स मानते हैं, किससे रेफर करते थे ये, तैमूरिद से करते थे कि हम जो हैं तैमूर के वंशज हैं। क्योंकि तैमूर कौन था, एक टर्किश रूलर था। तैमूर कौन था, एक टर्किश रूलर था, जो कि ये क्या, पिता की साइड से, पिता की साइड से कौन थे ये मुगल्स, ये पिता की साइड से टर्किश रूलर तैमूरिड्स के वंशज थे। ठीक है, तो बाबर द फर्स्ट मुगल रूलर वाज रिलेटेड टू चंगेज खान, गेंगेज खान यानी कि चंगेज खान फ्रॉम हिज मदर साइड। ठीक है, जो बाबर था जो कि मुगल था, ठीक है, वो पिता की तरफ से क्या था, वो पिता की तरफ से आपका तुर्की था। ठीक है, तुर्की था। और माता की तरफ से वो क्या था, चंगेज खान का वंशज था। माता की तरफ से वो चंगेज खान की साइड से था, और पिता की तरफ से वो आपका कौन से साइड से था, तो वो पिता की तरफ से तैमूर साइड से था। तो वो हमेशा क्या कहता था कि मैं जो हूँ चंगेज खान या मंगोल नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं तैमूर का वंशज हूँ, मैं एक तैमूरिड हूँ, मैं क्या हूँ, मैं एक तैमूरिड हूँ। ठीक है, तो बेसिकली बाबर अपने आप को बेसिकली क्या बोलता था, तैमूरिड बोलता था। ठीक है, और वो ये मानता था कि मैं कहां से, और बाबर बेसिकली आया भी कहां से था, वो फरगना से आया था, उज्बेकिस्तान से, फरगना से आया था, तैमूरिड्स के वंशज के यहाँ से आया था। तो वो अपने आप को वहीं से बिलोंग करता था। और बाबर जो है वो तुर्की बोलता था, ही स्पोक टर्किश एंड रेफर्ड डेरिसिवली टू मंगोल्स एज बार्बरिक होड। वो क्या करते थे, मंगोलों को क्या बोलता था, बार्बरिक, बहुत ही बर्बर मानता था। और इसलिए वो क्या था, मंगोलों से अपने आप को जो है कंपेयर नहीं करता था, वो उनका डिसेंडेंट नहीं मानता था, अपने आप को रेफर नहीं करता था। इसी तरह से 16 सेंचुरी में जो यूरोपियंस थे, उन्होंने जो है इंडियन रूलर्स को डिस्क्राइब करने के लिए ये टर्म यूज किया। एज अ मंगोल से वो क्या बन गया, मुगल। मंगोल से क्या बन गया आपका, मुगल।
क्या बन गया? मुगल। किसने ड्राइव किया, किसने यूज किया ये टर्म? तो ये टर्म यूरोपियन इतिहासकार जो थे उन्होंने यूज किया मुगलों को, इंडियन रूलर्स को डिस्क्राइब करने के लिए 16 सेंचुरी में। कौन सी सेंचुरी में? 16 सेंचुरी में। तो हम जो बेसिकली जो इतिहास पढ़ने जा रहे हैं मुगलों का, वो भी आपका 16 से 17 सेंचुरी में है, ठीक है। क्योंकि इनका जो इतिहास है वो 16 सेंचुरी से शुरू होता है और 17 सेंचुरी में खत्म होता है। कहां से कब तक? आप यहाँ से देखिए, 1707, है ना, जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तब। तो बाबर ने बेसिकली 1526 से शासन शुरू किया था, कब तक? 1630 तक। ठीक, उसके बाद आता है ये 1530 आएगा, 1600 नहीं 1500 आएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। तो 1530 तक, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे 1530 से 1556 तक कौन? हुमायूं आता है, जिसने 2 बार, इसका जो टाइम पीरियड है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इसने 2 बार शासन किया था। बीच में शेरशाह सूरी आ जाते हैं, जिनकी वजह से ये भाग गए थे ईरान, ठीक है, ईरान चले गए थे। वहां से फिर ये वापस आते हैं, उसके बाद भी इनको जो है अपना गद्दी नसीब नहीं होती है, 1 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका अकबर। अकबर का भी जो टाइम पीरियड है वो आपका 15, सबसे लंबा जो टाइम पीरियड है वो अकबर का ही आता है। कब से कब तक का? 1556 से लेकर के 1605 तक, 1605 तक आता है। फिर आता है आपका जहांगीर। फिर आता है आपका जहांगीर बेसिकली कब से कब तक का? 1605 से 1627 तक का। उसके बाद उसका बेटा शाहजहां आता है, जिन्होंने क्या 1627 से लेकर के 1658 तक शासन किया। और उसके बाद इनका बेटा, जो कि लास्ट मुगल एम्परर माना जाता है, इसके बाद इस यहाँ तक जो है 1658 से लेकर के 1707 तक मुगल एम्पायर अपने बहुत ही अच्छे खासे उसमें था। पतन की कगार पर ये कब आया? 1707 के बाद, आफ्टर औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है। तो तब तक 1526 से लेकर के 1707 तक, मतलब 16 से लेकर के 17 सेंचुरी तक जो मुगल एम्पायर था वो बहुत ही अच्छे स्टेज पर था, काफी वेल डेवलप्ड था हर चीज में। लेकिन फिर धीरे 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 आफ्टर अकबर, इसका पतन जो है वो क्या हो गया? धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया। और आखिरकार औरंगजेब की मृत्यु के बाद ये पूरी तरह से लड़खड़ा गया था, ठीक है। इसके बाद जो काफी रूलर्स आए थे, जो पोस्ट आप कह सकते हो कि लेटर मुगल थे, लेकिन वो इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो मुगल है, ठीक है, ये जो है इसका नाम कैसे पढ़ा था? तो ऐसे पढ़ा था कि जो ये फेमस जो बुक है, आपने मोगली के बारे में तो सुना होगा, है ना। बचपन में हमारे टाइम पीरियड पे तो बहुत ज्यादा फेमस था ये मोगली जो नाटक है, अभी भी है, अभी तो कार्टून फॉर्म में आता है। तो जो मोगली नाम था, मोगली जो है ये रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक है, जंगल बुक, ये बहुत ही फेमस बुक है। इसका एक फेमस हीरो था मोगली। यहाँ से ये जो वर्ड है मुगल, वो वर्ड ड्राइव होता है। जो मुगल वर्ड है वो कैसे ड्राइव होता है? तो वो बेसिकली ड्राइव होता है आपके कहां से? रुडयार्ड किपलिंग की जो बुक थी जंगल बुक, वहां से ये वर्ड ड्राइव होता है, वहां से ये वर्ड ड्राइव होता है, वहीं से क्या बनता है? ये मुगल बनता है, ठीक है। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी एम्परर्स की बात। अब हम शुरू करते हैं हमारा बाबर, कि आखिर में मुगल की जो स्थापना है वो किसने की थी। तो द फाउंडर ऑफ द एम्पायर जहीरुद्दीन बाबर, क्या नाम है इसका? जहीरुद्दीन बाबर। The founder of the empire, Zahiruddin Babur, was driven from his Central Asia homeland Fargana by the warring Uzbek. ये क्या हुआ था? उज्बेकिस्तान से, क्या फरगना इसका जो होमलैंड है वहां से आया था ये, कहाँ पे? उज्बेकिस्तान, ठीक है, सेंट्रल एशिया के वहां से आया था। इसको इंडिया में किसने बुलाया था? इसको बेसिकली इंडिया में बुलाया था दौलत खान लोधी ने। इब्राहिम लोधी से इसकी फर्स्ट लड़ाई हुई थी, जो बैटल ऑफ पानीपत था 1526 में, ठीक है। तब इसने क्या किया था? दौलत खान लोधी के आग्रह पर ये भारत आया, और भारत में आकर के इसने क्या, दिल्ली सल्तनत का जो लोधी डायनेस्टी थी, जो उसका अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उसको हरा दिया बैटल ऑफ पानीपत में। पानीपत की पहली लड़ाई जो आपकी हुई थी 1526 में, ठीक है, उसको हराया। और उसको हराने के बाद यहाँ पे किस चीज की स्थापना हो गई? फिर मुगल एम्पायर की इसने यहाँ पे क्या की? स्थापना की। इसने क्या किया? मुगल एम्पायर की स्थापना कर दी आपका जो है बैटल ऑफ पानीपत के बाद। इसके बाद ये आकर के यहाँ पे बस गया दिल्ली में, दिल्ली में इसने स्थापना की। लेकिन ये जो है 1530 में
इसकी डेथ हो जाती है, 1530 में इसकी डेथ हो जाती है और इसको कहाँ पर, आगरा में आराम बाग के पास इसको दफना दिया जाता है। कहाँ दफना दिया जाता है, आगरा के आराम बाग में, ठीक है। लेकिन बाद में इसकी वाइफ जो थी वो इसको कहाँ पे, ये बेसिकली काबुल में रहता था, तो इसकी जो वाइफ है उसने इसको आराम बाग से निकाल के कहाँ पे, काबुल में इसको दफना दिया था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा मुगल रूलर है जिसकी जो समाधि है, वो कहाँ पर है, इंडिया के बाहर है, तो आप क्या बताएंगे, कि बाबर की समाधि कहाँ बनाई गई थी, इंडिया के बाहर उसको दफनाया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है हुमायूं। कम टू द हुमायूं। हुमायूं का जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि इनको जो है गद्दी तो मिली नसीब नहीं हुई थी। अब बाबर तो फिर जब उनकी डेथ हो गई तो वो पीछे अपने 3 छोड़ गए थे बेटे, जिनमें आपसी जो है प्रतिद्वंदता होती थी गद्दी को लेकर के। उसमें हुमायूं जो था वो ज्यादा समझदार था, तो बाबर ने हुमायूं को जो है गद्दी सौंप दी थी और उसके साथ साथ बोला था कि भाई तुम जो है अपना और अपने भाइयों का भी ध्यान रखना। लेकिन हुमायूं ने जो है बहुत अपनी लाइफ में काफी गलतियां की थी, जिसकी वजह से इनको क्या, इधर उधर भटकना पड़ा था। तो बाबर को जो है, हुमायूं को जो साम्राज्य मिला था वो कैसे मिला था, हिज असेंडेंट द थ्रोन आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर बाबर इन 1530 में इसको जो है मुगल साम्राज्य का जो है संस्थापक होने के बाद, बाबर के बाद जो है उनकी मृत्यु के बाद इसको राजा बनाया गया। लेकिन क्या हुआ कि शेरशाह सूरी, अच्छा खासा शासन चल रहा था, लेकिन शेरशाह सूरी जो है इनको हरा दिया। कौन से युद्ध में, जो 2 बहुत ही फेमस युद्ध हुए थे आपके, बैटल ऑफ चौसा जो 1539 में, और बैटल ऑफ कन्नौज जो हुआ था आपका 1540 में। इसमें ये जो है कन्नौज में और चौसा के युद्ध में क्या, शेरशाह सूरी से हार गए और अपनी जान बचा करके ये कहा, ईरान भाग गए। वहां पे ये किसके, जो सफाविद शासक है शेरशाह सूरी की हेल्प से वहां इन्होंने क्या, वापस दिल्ली को कैप्चर किया। जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई, ये ईरान कहाँ पे, सफाविद वंश के शासक शाहरुख के दरबार में चले गए, वहां काफी साल रहे और वेट कर रहे थे कि कब शेरशाह सूरी की जो है डेथ होगी, उसके बाद मुझे दिल्ली सल्तनत में वापस जो है अपना साम्राज्य जो है देखने को मिलेगा। तो जब शेरशाह, क्योंकि अगर शेरशाह सूरी जिंदा रहता तो हुमायूं तो कभी वापस ही नहीं आ पाता ना। तो जब उसकी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु के तुरंत बाद ही क्या हुआ, गद्दी पर किसकी हेल्प से आया, ये सफाविद जो शाह का, ईरान का जो शासक था शाह, ठीक है, शाहरुख, ठीक है, उसकी हेल्प से इसने क्या किया, वापस दिल्ली को कैप्चर किया, वापस दिल्ली पर शासन किया। लेकिन 55 में ये वापस आया और 1 साल ही बाद क्या हो गई, इसकी डेथ हो गई एक एक्सीडेंट में। इसने जो है आपकी पुरानी दिल्ली, जो कि पुरानी दिल्ली का जो किला है, पुराना किला, इसमें इसने एक लाइब्रेरी बनवाई थी, क्योंकि ये पढ़ने का काफी शौकीन था। तो इसने बेसिकली वहां पे एक लाइब्रेरी बनवाई थी जिसको शेर मंडल बोलते हैं। ये अपनी लाइब्रेरी से पढ़ते हुए, चलते हुए उतरते हुए सीढ़ियां आ रहे थे, और उसी सीढ़ियों से, क्योंकि सीढ़ियां ऐसे गोल गोल थी, तो सीढ़ियों से उतरते हुए इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये गिर गए, गिरने के बाद इनकी वहीं पे मृत्यु हो गई। तो उस वजह से क्या हो गया, 1 साल ही ये राज कर पाए और उसके बाद इनके बेटे को क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया। तो ये भी सत्ता का सुख भोगने से पहले ही ईश्वर को प्यारे हो गए। ठीक, उसके बाद आपका आता है अकबर। अकबर जो है अपने आप में बहुत ही फेमस रूलर है, लेकिन कैसे, अकबर ने काफी इंपॉर्टेंट काम किए। ऐसा नहीं है कि उसको बनी बिनाई विरासत मिल गई थी, तो वो इसी वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस रूलर हो गया था। फेमस रूलर होने के लिए उसने काम भी वैसे ही किए। ये बात है कि उसको एम्पायर बनाना नहीं पड़ा। शेरशाह सूरी ने जो उसको एम्पायर तैयार करके दिया था, बाबर बाबर ने तो नींव रखी थी, लेकिन शेरशाह सूरी ने उसकी जो स्थापना की थी, उसको जो पूरा साम्राज्य बनाया था एक बहुत ही विस्तृत, उसको किसने आगे बढ़ाया, उसको अकबर ने आगे बढ़ाया, शेरशाह की नीतियों को फॉलो करके। तो बेसिकली जो अकबर का टाइम पीरियड आता है वो आता है आपका 1556 से लेके 1605, 1556 से 1605। अब ये जो मुगल एम्परर है, ये अपने नाम के आगे कुछ इस तरह का टाइटल लगाते थे। जैसे बाबर का क्या था, बाबर का जहीरुद्दीन बाबर था।
उसी तरह से अकबर का क्या है, जलालुद्दीन अकबर। ये इसलिए ऐसा लगाते हैं टाइटल ताकि ये बाकी जो लोग हैं उनसे अपने आप को डिफरेंट, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ कोई राजा आ रहा है। तो जैसे ये लोग एंटर करते थे अपने महल में या जहाँ पे ये अपने दीवाने खास दीवाने आम में एंटर करते थे, तो वैसे ही जो इनके शाही दरबार के लोग होते थे वैसे ही वो वहां पे चिल्लाने ढोल ढोल नगाड़े लेकर के वहां पे बोलने लग जाते थे कि शहंशाह बामुलाइजा आपका जलालुद्दीन मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर अकबर ये सारे के सारे आ रहे हैं, इस तरह से ना ऐसे करके ये बोलने लग जाते थे। ठीक है, तो अकबर जो है वो क्या है, बहुत ही फेमस पॉपुलर रूलर है अपनी डायनेस्टी का। ठीक है, ये फेमस क्या है कि अब इनके अचानक से इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो उनको 13 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठा दिया जाता है। ठीक है, तो अभी गद्दी पर तो बैठ गए, गद्दी पर तो बैठ गए, लेकिन इसके जो टाइम पीरियड है ये काफी बड़ा है। ठीक है, तो इसके टाइम पीरियड को हम जो है 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अकबर ने काफी लंबे समय तक शासन किया था। आप देख सकते हैं 1556 से लेकर के 1605 तक। ठीक, तो इसका क्या है, 3 अलग अलग फेज थे इसके शासन करने के। ठीक है, तो पहला जो फेज था वो आता है 1556 से 70, फिर आता है 1570 से लेकर के 85 तक, फिर 85 से लेकर के 1605 तक, ये 3 पीरियड्स इसके आते हैं। ठीक है, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पीरियड आता है वो आता है आपका 1556 से लेकर के 70 तक। अब इस पीरियड में इसने क्या किया था, इस पीरियड में इस अकबर ने ये किया था कि ये इंडिपेंडेंट हो गया था अपने रीजेंट से। मतलब जो इसके गार्डियंस थे, इसके पिता के मृत्यु के बाद जो इसके गार्डियंस थे, इसके संरक्षक थे, वो था बैरम खान। और इनका एक और जो था वो था, उनसे ये क्या हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे। क्योंकि अब जब हुमायूं नहीं है, अब राजा नहीं है, तो उस टाइम पीरियड पे बेसिकली क्या होता था कि गद्दी पर कोई ना कोई तो बैठाना था ना। अब ऐसे कोई तो गद्दी पे बैठ नहीं सकता था, वरना आपस में ही लोग लड़ने लग जाते कि तुम कैसे बैठोगे, हम नहीं, मैं बैठूंगा और तुम बैठोगे। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, बैरम खान ने अकबर को गद्दी पे बैठा दिया। लेकिन लेकिन अब बैठा तो अकबर है, लेकिन अकबर तो 13 साल का है, तो अकबर के नाम पे शासन कौन करता था, बैरम खां करता था। अकबर के नाम पे शासन कौन करता था, बैरम खां करता था। मतलब कोई भी नीति है, कोई भी रूल रेगुलेशन है, या कोई भी चीजें चेंजेस करनी है या इम्प्लीमेंट करनी है, तो वो होती किसकी थी, वो जो सारी चीजें होती थी वो बैरम खां की होती थी। ठीक है, लेकिन नाम किसका लगता था, नाम लगता था अकबर का, नाम लगता था अकबर का। तो उसी तरह से फिर उसने क्या किया कि जब अगर मैं ही राजा हूं तो मैं फिर तुम्हारे अंडर में क्यों रहूंगा, जब मेरे नाम से ही शासन करना है तो मैं ही शासन करूंगा, तब तुम क्यों शासन करोगे। तो उन्होंने क्या किया, अकबर ने क्या किया, बैरम खां को भेज दिया मक्का की यात्रा में, और बाकियों को कहा कि तुम अपने अपने काम समेटो, मैं राजा हूं, मैं अपने हिसाब से अपना शासन चलाऊंगा, मैं अपना राज्य संभालूंगा। तो अकबर ने इन यहाँ से वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। यहाँ से जब वो इंडिपेंडेंट हो गया, तो जब वो शासन करने लगा तो उसने क्या की, काफी सारे क्या मिलिट्री कैंपेन किए। ठीक है, उसने सारे बहुत सारे कैंपेन किए, जिसमें से सबसे पहले उसने कौन सा कैंपेन किसके विरुद्ध किया, तो उसने जो कैंपेन किया वो आपका पहले किया सूरीज और अफगान के विरुद्ध। उसने अपना जो कैंपेन किया वो किया सूरी और अफगान के विरुद्ध। उसके बाद आता है आपका, वो अपने जो पड़ोसी किंगडम्स थे, जो उसके पड़ोसी राज्य थे, जो पड़ोसी उसके दूसरे किंगडम्स थे, एम्पायर थे, जिसमें आपका मालवाना और गोंडवाना आता है। फिर उसने इनको इन एम्पायर को क्या किया, इनके साथ मिलिट्री कैंपेन किया, उनको भी जीत लिया। मतलब सूरीज और अफगानीज को हराने के बाद ये मालवा और गोंडवाना पे इसने आक्रमण किया, वो भी क्या एक बहुत ही सक्सेसफुल इसका मिलिट्री कैंपेन रहा। उसके बाद इन चारों रिवॉल्टों के बाद क्या हुआ, इसका जो ब्रदर था मिर्जा हाकिम, उसने क्या किया, रिवॉल्ट कर दिया। उसने क्या किया, रिवॉल्ट कर दिया कि हम जो हैं, और उज़्बेकों ने भी इसको क्या है सप्रेस किया, उज़्बेकों ने भी इसको सप्रेस किया। तो अब भाई था तो अब ये इसको मार तो सकता नहीं था, तो उसने क्या किया, उसको डरा धमका के, धमकी दे करके, है ना, समझा के कि अगर तुम नहीं मानोगे तो हम फिर भूल जाएंगे कि तुम हमारे भाई हो, उसके बाद जो हम सबके साथ करते हैं वो हम तुम्हारे साथ भी करेंगे। तो इस तरह से क्या किया, उसने इसको समझा बुझा के छोड़ दिया। तो फिर क्या हो गया, चलो ठीक है वो तो बच गया। उसके बाद क्या हुआ कि 1568 में चित्तौड़ को उसने सीज कर लिया। 1568 में अकबर ने क्या किया, चित्तौड़ को सीज कर लिया, और 1569 में रणथंभौर को भी क्या किया, सीज कर लिया। तो ये जो थे कैंपेन इसके काफी सक्सेसफुल हुए थे, जहां पे उसने किसको सबसे पहले आप देखेंगे सूरीज और अफगान को क्या किया, कैप्चर किया। उसके बाद
मालवा और गोंडवाना को भी किया, फिर उसने चित्तौड़ और रणथंभौर को भी सीज किया। तो इस तरह से वो धीरे धीरे मिलिट्री कैंपेन करते करते उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था। आगे अभी नेक्स्ट उसमें हम बात करेंगे कि धीरे धीरे उसने बहुत बड़े एम्पायर पे जो है टेक ओवर कर लिया था। अकबर का शासन काफी बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था, क्योंकि अकबर जो है अपनी किस्मत बहुत तेज लेकर आया पैदा हुआ था कि उसने एक भी युद्ध नहीं हारा था। जितने भी उसने कैंपेन किए थे वो सारे के सारे जीते थे। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट उसमें, इसके सेकंड फेज पे। पहले फेज पे तो उसने क्या, अफगानी, सूरीज, मालवाना, गोंडवाना और आपका रणथंभौर, चित्तौड़, इन सबको सीज किया था। उसके बाद दूसरे जो टाइम पीरियड पे दूसरे फेज में आते हैं, जो आपका 1570 से लेकर के 1585 तक होता है, इसमें ये जो है कौन से एरिया में आ जाता है, ये आ जाता है आपके सेंट्रल में। ये आपके सेंट्रल में आता है, जहां पे आपका गुजरात आ जाता है, फिर बिहार, बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पे ये कैंपेन करता है। यहाँ पे कैंपेन करने के बाद फिर क्या होता है, मिर्जा हाकिम दोबारा से रिवॉल्ट कर देता है। फिर क्या होता है, मिर्जा हाकिम दोबारा से रिवॉल्ट कर देता है। फिर वो उसको समझाता है, फिर वो उसको समझाता है कि तुम जो है मान जाओ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। फिर मैं अब तुमको मतलब प्यार से नहीं समझाऊंगा, फिर लड़ाई होगा, और लड़ाई होगी तो फिर तुम समझ लेना कि या तो तुम बचोगे या फिर रिवॉल्ट करने के लायक ही नहीं रहोगे। तो अब जब उज्बेकिस्तान वाले इसको जब भड़का रहे थे, तो उसने क्या किया, थर्ड फेज में क्या किया, अपने एम्पायर को फिर से अपने एम्पायर को फिर से जो है एक्सपेंशन किया, आगे बढ़ाया उसने। वहां तक तो पूरे इंडिया को तो जीत ही लिया था ना। तो अब कितने सूबे हो गए थे उसके, उसके कितने सूबे हो गए थे, उसके हो गए थे पूरे टोटल 12 सूबे हो गए थे। उसने फिर धीरे धीरे कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट की तरफ क्या किया, अपना कैंपेन लॉन्च किया। वहां से वो उसने कंधार को सीज किया, और वहां से सफाविद सफाविद वंश का जो कंधार था उसको लूटा। उसको लूटने के बाद वहां पे उस अपने शासक को भेजा, वहां पे उसको कैप्चर किया। कैप्चर करने के बाद ये सीधा ये कश्मीर गया, कश्मीर और कंधार को सीज किया। कश्मीर और कंधार के बाद ये काबुल पहुंचा। काबुल उसने कब कैप्चर किया, जब उसके भाई मिर्जा हाकिम की डेथ हो गई। उसके बाद उसने काबुल को क्या है सीज किया, क्योंकि उसने कहा कि जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम काबुल संभाल लो, उसके बाद तो मेरे अंडर आना ही है। उसने तब तक जो है वेट किया था। जैसे ही मिर्जा हाकिम की डेथ होती है, उसके बाद वो क्या करता है, काबुल को भी अपने राज्य में मिला लेता है, काबुल को भी अपने राज्य में मिला लेता है। उसके बाद वो आ जाता है सीधा साउथ इंडिया की साइड। उसके बाद वो आ जाता है सीधा साउथ इंडिया की साइड। तो ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ की साइड तो वो जीत ही चुका है सारे चीज, अब बचा है साउथ की साइड। तो साउथ की साइड वो आता है बेसिकली खानदेश के पास। साउथ के पास कहाँ पे आता है वो, खानदेश के पास। फिर आता है वो दक्कन और बरात में, बेरार में। तो खानदेश को बेसिकली क्या बोला जाता था, धनदेश बोला जाता था। खानदेश को क्या बोला जाता था, धनदेश बोला जाता था, क्योंकि इसको क्या बोला जाता था, दक्कन का प्रवेश द्वार बोला जाता था, इसीलिए इसको धनदेश भी बोला जाता था। अब जब गुजरात अकबर पहली बार आया था, तो गुजरात में जब उसने कैंपेन लॉन्च किया था, तो उसने पहली बार क्या देखा था, पहली बार उसने समुद्र देखा था। पहली बार उसने समुद्र देखा था। तो समुद्र देखने के बाद वो काफी आश्चर्यचकित हुआ था। तो उसने क्या किया था, फिर खानदेश को जब कैप्चर किया, खानदेश का जब इन्वेंशन किया, तो उसके बाद उसने अहमदनगर को भी इन्वेंशन किया। अहमदनगर का जब उसने इन्वेंशन किया, तो अहमदनगर के पार्ट को उसने एनेक्स किया, लेकिन वो उस टाइम पीरियड पे एनेक्स हो नहीं पाया था, क्योंकि अहमदनगर इतनी जल्दी कैप्चर्ड में आ नहीं रहा था। तो खानदेश, दक्कन और बरार को कैप्चर करने के बाद जो इसके पास 12 सूबे थे, अब वो कितने सूबे में हो गए, अब वो इसके पास 15 सूबे हो गए। ठीक है, तो इसका जो एक्सपेंशन था एम्पायर का, वो कितने उसमें हो गया, 15 कैंपेन्स में हो गया था। ठीक है, इसके बाद आता है कि इसकी डेथ के बाद भी क्या हो गया था, जहांगीर आ गया था। अब जहांगीर जो है इनका बहुत ही इकलौता, बहुत ऐसा पुत्र था जो बहुत ही मन्नतों के बाद पैदा हुआ था, जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था, सलीम। जो कि अजमेर शरीफ, जो सलीम चिश्ती की दरगाह है, वहां पे बहुत ही मुरादों से मानने के बाद जो है ये पैदा हुए थे। लेकिन ये क्या किया था, इन्होंने भी अपने पिता के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया था। लेकिन फिर इनको समझाया बुझाया गया था, इनकी अपने पिता से ज्यादा बनती नहीं थी, तो उनको समझाया बुझाया गया था। उसके बाद ये थोड़ा सा सही हो गए थे। तो अकबर के बाद जो आता है जहांगीर, जहांगीर का भी जो टाइम पीरियड है बेसिकली आता है ये आपका 1605 से 27 के अंडर अंडर में। ठीक है, इन्होंने भी अपने पिता की तरह मिलिट्री कैंपेन्स को कंटिन्यू रखा था। लेकिन जरूरी नहीं है कि इनके पिता की किस्मत जितनी अच्छी थी उतनी ज्यादा अच्छी इनकी भी हो। तो इन्होंने जो है जो
अमर सिंह है, जो कि किसका, सिसोदिया वंश का रूलर है, जो कि क्या है, सिसोदिया वंश का रूलर है। और कहाँ का शासक है, जो आपका मेवाड़ का शासक है, उसने क्या किया था, मुगल सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया था। क्योंकि अब क्या हो गया था, इन्होंने जो है, अमर सिंह ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया था मेवाड़ के शासक ने, क्योंकि जब तक राणा प्रताप थे, है ना, जब तक राणा प्रताप थे तब तक उन्होंने मुगल एम्पायर की सर्विसेज को एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, जैसे ही राणा प्रताप की डेथ होती है, राणा प्रताप की डेथ होती है, तो उनके जो ये दूसरे डायनेस्टी के वो थे, है ना, जो दूसरे रूलर्स थे उनके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिसोदिया वंश का जो अमर सिंह है, ठीक है, उसने क्या किया, मुगल सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब इनके भी कुछ जो है, जरूरी नहीं है कि सारे इनके कैंपेन सक्सेसफुल थे, कुछ इनको सक्सेस मिली थी, कुछ इनको सक्सेस नहीं मिली थी। जैसे कि इनके सिख के साथ क्या थे, संबंध अच्छे नहीं थे। कैंपेन इन्होंने सिख के विरुद्ध किए थे, तो सिखों ने क्या किया था, इनके अगेंस्ट कर दिया था कैंपेन लॉन्च। ये सिखों पर हमला करते थे, सिखों इनको पलट कर हमला कर देते थे। अहोम पर हमला करते थे, अहोम फिर इन पर हमला कर देते थे। तो इस तरह से क्या थे इनके कैंपेन, सिर्फ लेस जो है सक्सेसफुल माने जाते थे। अब जैसे कि अहमदनगर, अहमदनगर जो है इनके पिता के टाइम पे तो अनेक्स किया गया था, लेकिन वो फिर से हट गया था। वो अहमदनगर इनके भी उसमें नहीं आया था इन्वेजन में। ठीक है, तो इसके बाद जो है जहांगीर, जो है जहांगीर की नीतियां भी ठीक ठाक रही थी, इनको भी अपने शासन काल में कुछ सक्सेस मिली थी, कुछ सक्सेसफुल नहीं मिले थे। अब ये इन्होंने जैसे अपने पिता के साथ किया था, तो ऐसा तो इनके साथ भी होना ही था एज यूजुअल। तो इनका जो बेटा था वो था खुर्रम, खुर्रम यानी कि शाहजहां, जो कि क्या था, फ्यूचर का मुगल एम्परर था। मुगल एम्परर था, जो इनकी मृत्यु के बाद क्या था, जो इनकी मृत्यु के बाद क्या था, राजा बना था, जो इनके मृत्यु के बाद राजा बना था। अच्छा, जहांगीर के टाइम पीरियड पे एक चीज और थी कि जहांगीर ने कैंपेन तो किया ही किया, लेकिन कैंपेन के साथ साथ जहांगीर की जो एक मेन फीचर आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आती है, वो आती है आपकी क्या, पेंटिंग। वो आती है आपकी पेंटिंग। जहांगीर के टाइम पीरियड पे क्या था, पेंटिंग का काल जो था वो बहुत ही ज्यादा अपने चरमोत्कर्ष पे था, काफी हाईली डेवलप्ड था। उसी तरह से अगर हम शाहजहां की बात करेंगे, तो शाहजहां का जो टाइम पीरियड था वो पेंटिंग्स की तरफ ना जाकर के किस पे था, आपका किस पे था, किलों पर था। इसने क्या किया था, इसने भवनों का निर्माण बहुत कराया था। ठीक है, तो इसका जो आता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे काफी कुछ इसने क्या किया था, काम किया था। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं शाहजहां के बारे में। शाहजहां का जो टाइम पीरियड है वो आता है आपका 1627 से 1508 तक का। ठीक है, इसने भी कुछ जो है कैंपेन्स किए थे, लेकिन इसको जो है इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं मिली थी। ठीक है, इसने दक्कन के साथ कंटिन्यू किया था अपना कैंपेन। उसके बाद जो अफगानी जो शासक था खाने जहां लोदी, उसके साथ इसके जो है संबंध खराब हो गए थे, तो इसने उसको हरा दिया था। अब ठीक है, खाने जहां लोदी को हरा दिया था। उसके बाद इसने अहमदनगर को क्या किया था, लॉन्च किया था, कैप्चर किया था, वहां पे अपना कैंपेन वहां पे लॉन्च किया, और अहमदनगर जो है इसके कब्जे में आ गया था। लेकिन बुंदेला ने इनको क्या किया, बुंदेला ने क्या किया, डिफीटेड कर दिया, और उसके बाद ओरछा को क्या कर लिया इसने, सीज कर लिया। तो बुंदेला और ओरछा को भी क्या कर लिया इसने, कैप्चर और सीज कर लिया। उसके बाद इसके कुछ नॉर्थ वेस्ट के कैंपेन थे, जैसे कि बल्ख में उज्बेकिस्तान वाले जो एरिया में था, वो क्या थे, वो अनसक्सेसफुल थे। वो क्या थे, अनसक्सेसफुल थे। तो इसके जो कुछ थे कैंपेन्स वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। लेकिन हाँ, ये जो है अपने किसमें, ये अपने किसमें रहता था, ये अपने बेसिकली टाउन्स जो थे वो बढ़ाने में ज्यादा रहता था। इसने क्या था, भवनों के निर्माण कलाकृतियों में काफी कुछ जो है डेवलप किया था, काफी कुछ क्या किया था, डेवलप किया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कि अब क्या था कि कांधार जो था वो लॉस्ट हो गया था, किससे, सफाविद के हाथों से। कांधार जो है सफाविद के हाथों से लॉस्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद जो है अहमदनगर क्या था, अहमदनगर जो इनके अकबर के टाइम पीरियड पे अनेक्स नहीं हो पाया था, वो शाहजहां के टाइम पीरियड पे 1632 में क्या हो गया था, एनेक्स्ट कर लिया गया था। क्या कर लिया गया था, एनेक्स्ट कर लिया गया था पूरी तरह से। लेकिन इनके क्या थे, इनके क्या थे, इनके इनके पुत्रों के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स थे। अब जैसे इन्होंने, इनके पिता ने अपने पिता के साथ किया,
उसी तरह से इन्होंने अपने पिता के साथ वैसे ही किया, तो अब ये जब पिता बन गया तो इनके बच्चे भी इनके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। तो इनके क्या थे, तीनों पुत्रों के बीच में क्या हो गया था, काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, क्योंकि औरंग ये जो है किसको, दारा शिकोह को क्या बनाना चाहते थे, राजा बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब जो है वो खुद राजा बनना चाहता था। तो उसने क्या किया कि इनको क्या कर दिया, अपने महल में ला करके कैद कर दिया और उनको क्या है, मरवा दिया गया, अपने सारे बहनों भाइयों को मार करके वो खुद राजा बन गया कि अगर आप जिंदा रहेंगे, आप जब तक मरेंगे नहीं तब तक मैं राजा बन नहीं सकता, और अगर आप जिंदा रहेंगे तो आप जो है दारा शिकोह को राजा बना देंगे, तो मैं जो है ऐसा होने नहीं दूंगा। तो उसने क्या किया, अपने तीनों भाइयों को मरवा दिया। ठीक है, उसने क्या किया, अपने तीनों भाइयों को मरवा करके खुद राजा बन गया और शाहजहां को क्या कर दिया, कैद कर दिया। शाहजहां को क्या किया उसने, कैद कर दिया। उसके बाद आते हैं ये भाई साहब, ये आते हैं, ये आते ही क्या करते हैं, इनकी तो किस्मत ऐसी थी कि ये जहां जाते थे वहीं इनके दुश्मन पैदा हो जाते थे, जहां ये जाते थे वहीं इनके दुश्मन पैदा हो जाते थे। तो इसका टाइम पीरियड जो आता है 1658 से लेकर के 1707 तक था। ठीक है, अब आता है नॉर्थ ईस्ट। इन्होंने क्या किया, नॉर्थ ईस्ट में क्या, अहोमों के विरुद्ध हमला किया 1663 में। उन्होंने वापस से 1685 में हमला कर दिया। वो ये उनको दबाता था, वो इसके ऊपर चढ़ जाते थे, वो इसके ऊपर चढ़ जाते थे इसको मारने के लिए, है ना, इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। उसी तरह से कुछ क्या थे, मुगल इंटरवेंशन इन सक्सेशन एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर रेबिलियंस। अब क्या हो रहा था कि जो क्या थे, राठौर राजपूत थे और मारवाड़ के जो थे वो आपस में क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे पॉलिटिक्स को लेकर के। उनके अंदर इंटरनल जो पॉलिटिक्स था वो ज्यादा चल रहा था कि हाँ कौन राजा बनेगा, कौन राजा बनेगा, तुम्हारे बाद कौन बनेगा, मैं शासक संभालूंगा, मैं यहाँ का वो देखूंगा। तो ये क्या कर रहे थे, ये अच्छा खासा अपने वहां बैठे हुए थे, इनको पता नहीं क्या लगा, ये उड़ करके वहां चले गए। वहां जाकर के इन्होंने बीच में वहां टांग अड़ा दी। अब वहां टांग अड़ा दी तो इनके क्या हो गए, राजपूतों के साथ आपसी संबंध खराब हो गए। इनके क्या हो गए, राजपूतों के साथ आपसी संबंध खराब हो गए, वो उन आपस में छोड़ के इनके पीछे पड़ गए। तो ये क्या था कि जहां लड़ाइयां नहीं होनी होती थी वहां पे भी ये अपने आप को ज्यादा राजा बनने के चक्कर में आगे बढ़ जाते थे और इनके ऊपर फिर अच्छे से इनकी लग जाती थी। ठीक है, तो अब क्या हो गया था कि कैंपेन अगेंस्ट मराठा चीफ शिवाजी वर इनिशियली सक्सेसफुल, बट औरंगजेब इंसल्टेड शिवाजी who escaped from Agra, declared himself independent king and resumed his campaigns against Mughals। अब क्या हो गया कि अच्छा खासा इनका क्या चल रहा था, मराठास के साथ सही से सारी सर्विसेज चल रही थी। इन्होंने क्या किया, मराठा के जो शिवाजी थे, जो शिवाजी थे वो इनसे मिलने आए थे, वो मुगल सर्विसेज को एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने, सारी चीजें अच्छे से चल रही थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जब शिवाजी इनके दरबार में आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको उनकी इंसल्ट कर दी। उन्होंने जब इसकी इंसल्ट कर दी, उन्होंने इनकी इंसल्ट कर दी तो उनको आ गया गुस्सा। उन्होंने इनको क्या कर दिया, शिवाजी को अपने आगरा में, आगरा के किले में कैद कर दिया और वहां से वो भाग गए। वहां से जब वो भाग गए तो उन्होंने कहा कि मैं मुगल्स की सर्विसेज को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मैं ही किंग हूँ, मैं ही अपने हिसाब से जो है अब अपना शासन देखूंगा, मैं ही अपने राज्य पे जो भी है शासन जैसे मुझे करना होगा करेगा, मैं मुगल्स की सर्विसेज को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो वहां से भी क्या हो गए, इनके संबंध खराब हो गए। अब मुगल मराठा मतलब पहले तो अहोमों से इन्होंने पंगा ले लिया, फिर ये राजपूतों में आ गए। ठीक, राजपूतों से इन्होंने अपने संबंध खराब कर लिए, उससे संबंध खराब करने के बाद इनके संबंध किससे, मराठा से भी खराब हो गए। मराठा से खराब हो गए, मराठा से खराब होने के बाद जो इनका पुत्र था अकबर, जो इनका पुत्र था अकबर, उनको क्या किया, मराठा ने सपोर्ट किया और दक्कन के कुछ सल्तनत थे, दक्कन सल्तनत वालों ने उनको सपोर्ट किया और बोला कि तुम क्या करो, तुम इनके विरुद्ध जो है, इनके विरुद्ध जो है, इनके विरुद्ध जो है विद्रोह करो तुम, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुमको राजा बना देंगे और तुम जो बोलोगे हम वही करेंगे। ठीक है, तो अब इसको पता चल गया कि जो है ये मेरे बेटे को भड़का रहे हैं मेरे खिलाफ, तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, उसको इसको तो समझा दिया, बेटा था तो उसको मार तो सकता नहीं था, उसको कहाँ भेज दिया, उसको भेज दिया ईरान, उसको भेज दिया ईरान। उसके बाद क्या किया उसने, अपने दुश्मनों के साथ जो उसको अकबर को भड़का रहे थे, यही है बेसिकली अकबर सेकंड। ठीक है, तो जो अकबर को भड़का रहे थे जो लोग, ठीक है, जो सपोर्ट कर रहे थे, मराठास और दक्कन के जो सल्तनत हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसमें उसने क्या किया, उसके थ्रू भी क्या कर दिया उसने, उसके थ्रू उसने क्या कर दिया, उसने क्या किया, वापस से उनको आर्मी सेंड कर दी, वहां पे भेज दी कि अच्छा तुम जो है मेरे बेटे को भड़का रहे हो तो मैं तुम्हारे खिलाफ इनको भड़काता हूँ, रुक जाओ।
ठीक है, तो उसने अपनी आर्मीज वहां पे भेज दी दक्कन सल्तनत के अगेंस्ट। ठीक है, वहां पे क्या किया इसने, बीजापुर को अनेक्स कर दिया कब, 1685 में, और गोलकुंडा को अनेक्स कर लिया 1687 में। इस तरह से उसने क्या किया, बीजापुर और गोलकुंडा को भी अपने अंदर कैप्चर में कर लिया। ठीक है, लेकिन 1698 में क्या हुआ कि मराठास क्या किया उन्होंने, मराठास ने गुरिल्ला वॉर स्टार्ट कर दी। मराठास जो थे वो गुरिल्लास पावर की वजह से बहुत ही ज्यादा क्या थे, अपने आप में बहुत ही ताकतवर थे। ठीक है, क्योंकि वो क्या थे, ऊंचे इलाके पे रहते थे, तो वहां से वो हमला करते थे, ये लोग नीचे से जाते थे, तो ये लोग क्या थे, उनसे जीत नहीं पाते थे, ये लोग जीत नहीं पाते थे, इस वजह से ये लोग हार जाते थे। ठीक है, तो जब तक शिवाजी थे तब तक बहुत ही अच्छी खासी क्या थी, उनकी मराठा की शक्ति भी बनी हुई थी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, जो इसके दूसरे जो थे कैंपेन्स थे वो क्या थे। अब इसके क्या थे, इसके दुश्मन बढ़ते ही चले गए। जैसे कि नॉर्थ में इसके सिखों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे, सिखों के साथ इसकी लड़ाइयां होती थी। जाटों ने इसका विद्रोह किया था, सतनामियों ने इसका विद्रोह किया था। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप आएंगे तो अहोमों ने इसका विद्रोह किया था। ठीक है, उसके बाद दक्कन में मराठाओं के साथ इसके अच्छे संबंध नहीं थे। तो इसने अलग अलग जगहों पे क्या थे, अपने दुश्मन पाल रखे थे, जस्ट बिकॉज ऑफ बीच में अपनी टांग अड़ा के, बीच में अपनी टांग अड़ा करके। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसके कॉन्फ्लिक्ट क्या थे, एक दूसरे के साथ चलते रहते थे। लेकिन बाद में हिज डेथ फॉलोड अ सक्सेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग हिज सन। और इसके बाद क्या हुआ, इसका जो बेटा था वो वापस से क्या बनता है, राजा बनता है। और इसके कॉन्फ्लिक्ट जो हुए थे इसके सक्सेशन के बाद, इसकी डेथ के बाद उसको क्या है, थोड़ा बहुत सक्सेस मिलता है, थोड़ा बहुत सक्सेस मिलता है। ठीक है, तो बेसिकली ये चीजें हो गई हैं, हमने जो है मुगल किंग्स के बारे में जान लिया। अब थोड़ा सा एक चीज और जान लेते हैं कि जो बाबर था वो सेंट्रल एशिया से आया था। आप देख सकते हैं कि सेंट्रल एशिया के जो लोग थे वो कैसे से थोड़ा सा चाइनीज फॉर्म में होता है, जो उनका फीचर्स होते हैं थोड़ा सा चाइनीज लुक में होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप उसको देखेंगे, हुमायूं को देखेंगे, तो हुमायूं का भी फेस कैसा है, थोड़ा बहुत इसमें भी क्या, चाइनीज चाइनीज आ रहा है। ठीक है, चाइनीज इफेक्ट इसमें भी देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही अकबर आता है, अकबर में आप देखेंगे कि इसके जो फीचर्स हैं वो कैसे हो जाते हैं, बेसिकली वो इंडियन रूलर्स, इंडियन के फीचर्स की तरह हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या था आपका, बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे जो आपके चैप्टर में दिए हुए थे, जिसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स के बारे में कि इनकी दरबार कैसा था, और उसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।